जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल के लेक्चर में मैंने आपको चट्टानों के बारे में बताया था। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की मैंने 6 चट्टानें आपको बताई थी। बाकी जो आपके 2 पॉइंट्स रह गए थे, 2 हेडिंग रह गई थी। एक तो रह गया था आपका उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और दूसरा हेडिंग रह गया था आपका, दूसरा पॉइंट था आपका उत्तर का विशाल मैदान। तो इन दोनों क्षेत्रों, ये जो भारत के जो ये 2 बड़े बड़े भाग हैं, इन दोनों भागों में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, उनके बारे में आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगी। जब आप पहले वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों को मिलाकर के आप जब देखोगे तो आपकी सारी की सारी चट्टानें कंप्लीट हो जाएंगी। पूरे भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन कौन सी चट्टानें स्थित हैं या कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपको दोनों लेक्चर्स में मिल जाएंगे। चलिए, अब समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, उत्तर की विशाल पर्वतमाला में एक ही चट्टान पाई जाती है जिसका नाम है टर्शियरी क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों? टर्शियरी क्रम की चट्टानें। मैं आपको बता दूं, टर्शियरी क्रम की चट्टानें सेनोजोइक महाकल्प, ठीक है दोस्तों, कौन से महाकल्प? सेनोजोइक महाकल्प में बनी थी। ये चट्टानें कब बनी थी? सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प यानी कि एक बहुत बड़ा युग था और उसको भी कई सारे भागों में, काल में और छोटे छोटे युगों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से आपका एक टर्शरी युग या टर्शरी काल भी आता है। आपकी टर्शरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो टर्शरी काल में बनने के कारण ही कहलाती हैं क्या? टर्शरी क्रम की चट्टानें। क्योंकि सेनोजोइक महाकल्प के टर्शरी कल्प या टर्शरी काल में बनने वाली ही ये चट्टानें हैं, इसीलिए इन चट्टानों का नाम टर्शरी क्रम की चट्टानें पड़ा है। इसके अलावा टर्शरी को हम तृतीयक युग भी कहते हैं। टर्शरी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? तृतीयक युग। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हम आगे देखते हैं टर्शरी क्रम की चट्टानों से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। देखिए, टर्शरी काल जो है आपका, वो 4 भागों में बटा हुआ है दोस्तों। आपका जो टर्शरी काल है कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। पहला आता है आपका इयोसीन, दूसरा है आपका ओलिगोसीन, तीसरा है आपका मायोसीन और चौथा है आपका प्लायोसीन। तो ये इन 4 भागों में वैज्ञानिकों के द्वारा अपने टर्शरी काल को डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो ये टर्शरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो इयोसीन से लेकर प्लायोसीन के बीच में बनी है, यानी कि इयोसीन के स्टार्टिंग से, शुरुआत से लेकर के प्लायोसीन तक का जो युग था, इनके बीच में आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें बनकर के पूरी हो गई थी। क्लियर है? इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि टर्शरी क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो टर्शरी क्रम की चट्टानें आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और आप ये बखूबी जानते होंगे कि आपकी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो 3 भागों में डिवाइड की गई है, जिसमें आपकी पहली वाली जो रेंज आती है वो आती है महान हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो दूसरा पार्ट आता है हिमालय का, वो आता है आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट आता है हिमालय का, वो है आपका शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में डिवाइड किया गया है आपकी। और ये जो तीनों के तीनों आपकी हिमालय की जो रेंज है, तीनों के तीनों जो ये महान, लघु और शिवालिक जो हिमालय आपके दिखाए गए हैं, या फिर आपके हिमालय की जितने भी पार्ट हैं, इनके भी बनने की एक कुछ प्रक्रिया रही है, जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। पहले इनका हम जान लेते हैं कि ये तीनों के तीनों जो रेंज है वो किन किन युगों में बनी है। तो जो आपका जो महान हिमालय है वो ओलिगोसीन में बना था। ओलिगोसीन जब काल आया था तो ओलिगोसीन काल में आपका महान हिमालय बनकर के तैयार हो गया था। उसके बाद मायोसीन में आपका लघु हिमालय बनकर के तैयार हुआ था। उसके बाद में आपका ये शिवालिक जो हिमालय है ये प्लायोसीन युग में बन करके तैयार हो गया था। क्लियर है दोस्तों? तो आपको पता चला कि अब कि ये तीनों की तीनों जो हिमालय की रेंज है वो किन किन युगों में बन करके तैयार हो गई थी, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा अब हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित 2 सिद्धांत बहुत ही ज्यादा प्रमुख हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इनकी मान्यता है 2 सिद्धांतों की, जिनमें सबसे पहला जो सिद्धांत आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला में वो आता है
कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसे हम जियोसिंक्लाइन थ्योरी भी कहते हैं। जियोसिंक्लाइन थ्योरी। कोबर महाशय बताते हैं कि जो आपका जो हिमालय पर्वत है ये बना कैसे। तो इन्होंने बताया कि कम से कम आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले हमारे यहाँ पर एक टैथिस भूसन्नति नाम का एक क्षेत्र था, एक छिछला सागर था, और जिसमें अवसाद जमा हो रहे थे। और अवसाद क्यों जमा हो रहे थे? क्योंकि टैथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में था आपका गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से नदियां भी अपने साथ अवसाद बहा करके लेकर आती थी और टैथिस सागर में जमा कर देती थी। इसी तरीके से गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियां भी जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती थी, वो भी अपना अवसाद कहां पर जमा कर रही थी? टैथिस सागर में। क्लियर दोस्तों? और यही टैथिस सागर में बनने वाले जो अवसाद थे, जो टैथिस सागर कैसा था दोस्तों? छिछला सागर था। तो जाहिर सी बात है उसमें अवसाद जैसे जैसे बढ़ने लगे तो उनमें अवतलन की क्रिया शुरू हो गई। अवतलन का मतलब होता है दोस्तों मोड़ पड़ जाना। इस तरीके से ऐसे मोड़ पड़ने शुरू हो गए थे। अब इनमें मोड़ों की प्रक्रिया यानी कि इसके वलन की प्रक्रिया जब और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी तो क्या होने लगा? एक आकार लेने लगा। कैसा आकार? हिमालय पर्वत का आकार, जो आज हमें एक हिमालय बहुत बड़ी श्रृंखला के रूप में, पर्वतों के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों? तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिया। और जो आपके ये कोबर भूवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा टैथिस सागर को पर्वतों का पालना भी कहा गया है। क्या कहा गया है टैथिस सागर को? पर्वतों का पालना। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रैडल माउंटेन। तो पर्वतों का पालना कहा गया है किसको? टैथिस सागर को, कोबर जी के द्वारा। ये जो आपके मैंने जो कुछ क्वेश्चंस आपके जो मैंने क्लियर करवाए हैं, ये आपके नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी और एसएससी बैंकिंग, इनमें काफी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनमें आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ठीक है, आपको मैं बता दूं, जैसे टैथिस सागर को इन्होंने पर्वतों का पालना कहा, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इस टैथिस सागर में जमा हुए अवसादों के कारण ही हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी रह गया यहाँ पर जिसमें वलन की क्रिया नहीं पड़ी, और वलन की क्रिया जब उसमें संपूर्ण नहीं हुई तो वो एक पठार के रूप में रह गया, जिसे आज हम तिब्बत के पठार के रूप में भी जानते हैं। तो उसमें वलन की क्रिया नहीं हुई थी और इसी वजह से वो तिब्बत का पठार बनकर ही रह गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने एक सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। अब हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, जिसका नाम है हिमालय के उत्थान से संबंधित। जो दूसरा सिद्धांत है वो है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा विख्यात है, बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। इसे भी हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं और अपने इंडियन जियोग्राफी में ही पढ़ते हैं। तो हैरी हेस जी के अनुसार हम ये भी यही कहते हैं कि आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले टैथिस सागर में अवसाद जैसे ही जैसे जमा हो रहे थे तो उनमें वलन की क्रिया होने की वजह से ही आपके हिमालय की उत्पत्ति
हुई है। हालांकि उनमें जो वलन की क्रिया शुरू हुई थी वो लगभग कह सकते हैं कि 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले संपूर्ण हो गई थी पूरी वलन की क्रिया। और जब 1 करोड़ वर्ष पहले, कम से कम 1 करोड़ वर्ष पहले आपका जो आज का जो हिमालय आपको जो दिखाई देता है वो बनकर के अपना पूरा आकार ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका ये हिमालय पर्वत बनता है और हिमालय पर्वत बनने के बाद ही आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें भी आपको वहां से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टर्शरी क्रम की चट्टानों के बारे में कुछ जानकारी दी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी इयोसीन और ओलिगोसीन के बारे में भी कुछ। आज जो आपके असम और राजस्थान और गुजरात में जो आपके पेट्रोलियम पदार्थ के जो भंडार पाए जाते हैं, उन भंडारों का निर्माण भी इयोसीन और ओलिगोसीन, ये जो 2 युग है, इन दोनों युगों में, इयोसीन और ओलिगोसीन, इन दोनों युगों में पेट्रोलियम के भंडार आपके अपनी संपूर्णता में आ गए थे। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ बन चुके थे। ठीक है, चलो अब मैप पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारी टर्शरी क्रम की चट्टानें कहाँ पर है। ये जो आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये वाली, यानी कि जैसे आपके हिमालय की जो श्रृंखला जो बनी हुई है, यहाँ से स्टार्ट होती है आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के और आपके उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से होते हुए नेपाल के रास्ते से आपके जो है उत्तर पूर्वी राज्य तक पहुंचती है ये रेंज। तो इसी तरीके से आपकी टर्शरी क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उत्तर के विशाल मैदान की एक चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से उत्तर की विशाल पर्वतमाला में एक ही चट्टान थी, ऐसे ही उत्तर के विशाल मैदान में भी एक ही चट्टान आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान की चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में किस क्रम की चट्टान पाई जाती है दोस्तों? क्वार्टरनरी क्रम की चट्टान पाई जाती है। क्लियर है? और जो ये क्वार्टरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं, ये पाई कहाँ जाती है? ये सिंधु का मैदान और गंगा का विशाल मैदान, सिंधु का विशाल मैदान और गंगा के विशाल मैदान में ये चट्टानें, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब ये सिंधु गंगा का मैदान और ये सिंधु का मैदान जो ये था, ये बना जो था वो किस काल में बना था, किस महाकल्प में बना था? अब ये देखिए, ये जो महाकल्प है आपका, ये है आपका नियोजोइक महाकल्प। किस युग में बना था दोस्तों? नियोजोइक महाकल्प में बना था। नियोजोइक मतलब नवजीव, यानी कि जिसमें हमारा आज का वर्तमान युग भी आता है, वही आपका नियोजोइक महाकल्प है। नियोजोइक महाकल्प को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्लीस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन। प्लीस्टोसीन युग जो है आपका, जब आपका हिमालय पर्वत बना था उसके बाद से ही शुरू हो गया था। और जो आपका सिंधु का मैदान और जो गंगा का मैदान है, ये एक तरीके से एक नया भूखंड है। जैसे आपका हिमालय नया है, जिसे हम युवा पर्वत के नाम से भी जानते हैं, इसी तरीके से सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान भी नया है, जो हिमालय की पर्वत की उत्पत्ति के बाद ही बना था। अब ये बना कैसे था? हिमालय पर्वत से बहने वाली नदियां अपने साथ जब अवसाद बहा करके जमा कर रही थी उत्तरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर सिंधु का मैदान और गंगा का मैदान बन करके तैयार हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम जानेंगे कि आपका जो प्लीस्टोसीन है, होलोसीन है, उसमें क्या क्या मतलब हमें चीजें मिलती हैं, मतलब क्या क्या चीजें उसमें बनी। तो आपका जो प्लीस्टोसीन जो युग है, इसकी शुरुआत में और इसके मध्य में, इसकी शुरुआत में और मध्य में एक मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। लेकिन कैसी जलोढ़ मृदा? पुरानी जलोढ़ मृदा। तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है वो प्लीस्टोसीन काल में बनी थी, जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से। उसके बाद होलोसीन। होलोसीन जो काल है वो वर्तमान काल है, यानी कि जो आज का जिसे हम कलयुग के नाम से जानते हैं, इसी को ही वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए, खगोलीय तौर पर या भौगोलिक तौर पर अगर देखा जाए, तो इसको हम होलोसीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, होलोसीन में आपकी नवीन जलोढ़
मृदा का निर्माण हुआ है? नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? खादर। क्लियर है? तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन में हमें बांगर और खादर दो प्रकार की मिट्टियां हमें मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं कि आपका जो प्लीस्टोसीन काल था, इसी में ही आपकी कश्मीर घाटी बनी थी दोस्तों। जो प्लीस्टोसीन काल था, आपकी कश्मीर घाटी इसी में ही, इसी काल में ही बनकर के तैयार हो गई थी। देखिए, कश्मीर घाटी आपकी झील के निक्षेपों, यहाँ पर पहले झील थी एक, और उस झील में निक्षेप हो रहे थे, यानी कि अवसादों का निक्षेपण हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पर एक जमीन यानी कि एक चट्टान तैयार हो गई, और उस चट्टान को ही आज हम कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो झील निक्षेप है, जो यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है, उसको ही हम, या मिट्टी कह लो या चट्टान कह लो, उसको क्या कहते हैं? हम करेवा के नाम से जानते हैं। करेवा नाम की मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। और इसी करेवा मिट्टी में वहां पर फेमस केसर की पैदावार होती है। इसी करेवा मिट्टी में केसर की पैदावार सबसे ज्यादा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब हम जाते हैं अपने थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल में भी आपकी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें पाई गई हैं थार मरुस्थल में। उसके बाद आते हैं हम अपने कच्छ रण में। जो आपका जो कच्छ का रण है दोस्तों, पहले ये समुद्र का ही भाग था, यानी कि जो आपका अरब सागर है, इसी का ही भाग था आपका कच्छ का रण। बाद में क्या होता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल में यहाँ पर आकर के अवसादी निक्षेपण होता है, यानी कि अवसाद आकर के जमा हो जाते हैं, और अवसाद के जमा होने के कारण ही अब कच्छ का रण समुद्र का भाग ना होकर के एक दलदली क्षेत्र हो गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका जो कच्छ का रण है, यहाँ का एक बहुत ही प्रमुख जीव है गधा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पीसीएस में और जितने भी छोटे एग्जाम्स हैं। चलिए, अब हम इसके बारे में हम समझ चुके हैं। चट्टानों के बारे में थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं कि आपकी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर। ये जो आपका मैंने मैप में बनाया है, ये आपके जितने भी ये जो क्षेत्र मैंने आपको दिखाया है, ये पूरा का पूरा चट्टानों वाला है, क्वार्टरनरी चट्टानों का। जहां से आपका ये आपका पूरा गुजरात, राजस्थान का आपका थार मरुस्थल वाला क्षेत्र आ गया इसमें। और उसके बाद में आपका हिमालय से नीचे, शिवालिक से नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा जो मैदानी पार्ट है, सिंधु का मैदान इधर आपका पाकिस्तान में चला गया, और ये गंगा का मैदान आपका पूरा, और ये आपका थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र का, जो ब्रह्मपुत्र भी तो हिमालय से ही निकल करके आ रही है, तो ये भी अपने साथ अवसाद जमा करके चट्टानों का रूप धारण करेगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी हमें क्वार्टरनरी पूर्वी घाट में भी, और थोड़ी सी हमें थोड़ा सा हिस्सा हमें दक्षिण में भी क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों का मिलता है। तो मैंने आपको दोस्तों सारी की सारी चट्टानों के बारे में बता दिया है, और आपका ये चट्टानों का चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। आप मेरा पिछला लेक्चर चट्टानों का और ये वाला लेक्चर चट्टानों का, दोनों लेक्चर जब मिलाकर के देखेंगे तो आपका ये पूरा चट्टानों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भारत के भूगोल का। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगी, जिसमें भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप बने रहिएगा मेरे दृश्यम IAS यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।